नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है मानव संसाधन। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, आगे की क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मानव संसाधन। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 सोशल साइंस जियोग्राफी का ये चैप्टर 5 है और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बाद आपका जियोग्राफी का ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारे चैप्टर के वीडियोस हमने यूट्यूब चैनल पे अपने एक प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए। उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। आपको 1 से लेके 5 तक के सभी वीडियोस सीरियल वाइज प्राप्त हो जाएंगे और उससे पढ़ के आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या का वितरण। जो पॉपुलेशन होता है, जो जनसंख्या होता है, जनसंख्या का बंटवारा कैसे होता है, कैसे उसको बांटा जाता है। तो देखिए, भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ कहने का मतलब है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सरफेस पे हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग पृथ्वी के ऊपर ही तो रहते हैं और पृथ्वी के बारे में भी हमने पहले भी आपको पहले के चैप्टर में बताया है कि किस प्रकार का सियाल, सीमा, नीफे वगैरह होता है और हम किस परत पे रहते हैं, हमारे से नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, सबसे लास्ट वाला परत क्या होता है। ऑलरेडी हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रखा है। अभी हम बात करेंगे भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं, मतलब पृथ्वी पे जिस प्रकार से लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही तो इंसान नहीं रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, चाइना में भी रहते हैं, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रसिया, बहुत सारे 195 कंट्रीज हैं ऐसे जिसके ऊपर लोगों का वितरण जो है बंटवारा हो चुका है। लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उनका 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विश्व की जनसंख्या का मतलब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% से अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ 30% के हिस्से में ही रहते हैं। टोटल 30% के हिस्सों में ही रहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, बिल्कुल है, क्योंकि आप अगर भारत की ही बात कर लो तो कहीं पे बहुत घनी आबादी है, कहीं पे बहुत विरल आबादी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन वही आप गांव में चले जाओ या फिर राजस्थान या किसी ऐसे गांव में चले जाओ जहां पे आपको 4-4, 5-5 किलोमीटर पे एक घर दिखेगा, बाकी घर दिखेगा ही नहीं। तो मतलब बहुत ही असमान तरीकों से जनसंख्या का बंटवारा हुआ है, जनसंख्या का वितरण हुआ है। मतलब मैं यही कह रहा था, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं। ऑलरेडी मैंने अभी आपको समझाया, जैसे कि शहर की बात कर ले, सिटी की बात कर ले, मेट्रो सिटी की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा घनी आबादी है, मतलब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और कुछ बहुत ही विरल बसे हुए क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे। अगर कंट्री की बात अगर आपको करनी है तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे आपको जल्दी घर देखने को नहीं मिलेगा, काफी दूरियों पे घर होता है। तो एक घर से दूसरे घर की दूरी काफी अधिक होती है। तो यहाँ पे आपको यही सारे पॉइंटों को जनसंख्या वितरण के अंदर समझना था। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या होता है। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं, मतलब पृथ्वी की सतह पर जिस प्रकार से लोग फैले हुए हैं उसी को हम जनसंख्या का प्रतिरूप कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे पूरे पृथ्वी पर जिस प्रकार से लोग फैले हुए हैं इसी को हम जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या घनत्व। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई पॉइंट रहेगा जनसंख्या घनत्व।
यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो, ध्यान से समझ लीजिए। 9, 10, 11, 12 पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सारे चैप्टर में आपको जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ मतलब पृथ्वी के सतह के एक इकाई, एक जगह रहने वाले लोगों के गिनती को, संख्या को हम उस जनसंख्या का घनत्व के नाम से जानते हैं। मतलब कितने जगह में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोगों का घर है, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोगों का घर है, कितने लोग वहां पे रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। इसी से हम जनसंख्या के घनत्व का आकलन कर पाते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 91 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 51 मतलब 51 लोग निवास करते हैं। ये बात याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व की अगर बात करें तो यहां पे याद रखिएगा दक्षिण मध्य एशिया है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है। मतलब पूर्वी एशिया में भी है और दक्षिण एशिया में भी है। सबसे ज्यादा घनत्व मतलब कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। इसी को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या संगठन क्या है। देखिए देखिए जनसंख्या संगठन को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिए, एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में किसी भी लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमको उनके आचरण, गुण, कार्य किए गए शैली, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बहुत सही तरीके से समझना आवश्यक होता है। लोग अपनी आयु, अपने लिंग, साक्षरता, साक्षरता का कहने का मतलब है कितना पढ़ा लिखा है, इसके अलावा उनके स्वास्थ्य की देखभाल, मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, उनका आय क्या है, वो कितना पैसा कमाते हैं, वो किस व्यवसाय में है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक समाज में रहने वाले लोग जैसे नहीं होते। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। तो ऐसे स्तरीकरण हमारे समाज में हो चुका है। किसी का व्यापार है, कोई नौकरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई ऑफिसर है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है। तो मतलब समाज में अलग अलग लोग जितने भी हैं उन सबका कार्य, क्षमता, स्वास्थ्य सब अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। अब कुछ व्यक्ति समाज में बीमार हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको समाज में ऐसे लोगों की स्थिति के बारे में जानना काफी जरूरी है। यही हमारा जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन का संगठन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्थलाकृति से आप क्या समझते हैं। स्थलाकृति क्या होता है। लोग सदैव मतलब आम इंसान सदैव पर्वतों, पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। अब देखिए, मजबूरी अलग बात है और स्वेच्छा से अगर पूछिए तो लोग समतल जगहों पे रहना पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति पहाड़ के चोटियों पे रहना कैसे पसंद कर सकता है। देखिए, घूमने जाने की बात एक अलग होती है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन अगर लगातार कोई यही कहे कि आपको पहाड़ी की चोटियों पे रहना है तो लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। क्योंकि वहां पे आप खेती नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के मकान का निर्माण नहीं कर सकते। कोई अगर चीज की जरूरत है, सेवा की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको पहाड़ से नीचे आके एक लंबी दूरी तय करनी होती है। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हैं। अब ध्यान से समझिए, गंगा नदी हमारे बिहार से होकर गुजरती है। हाजीपुर, पटना,
और भी बहुत सारे जिलों से होके ये गुजरती है। इन जगहों पे आप देखोगे बहुत ही समतल जगह है और यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा बसा हुआ है। लेकिन वही आप हिमालय की तराई में चले जाओ तो वहां पे आपको इतने सारे शहर, सेवा, मार्केट, घर, परिवार देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि गंगा के किनारे जो समतल क्षेत्र है इसमें घनी आबादी है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर ले एंडीज पहाड़ की, आल्पस की, हिमालय जैसे पर्वत की, तो यहाँ पे विरल आबादी है, मतलब बहुत कम ही लोग यहाँ पे बसे होते हैं। अब हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। आपको अगर ऐसा बोला जाए कि आप सहारा रेगिस्तान में रह लो तो ना आप दिन में रह पाओगे ना रात में रह पाओगे। दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि आप मर जाओगे, रात में इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि फिर भी आप मर जाओगे। तो आप ऐसे जगहों पे नहीं रह सकते हो। अब अगर आपको बोला जाए आर्कटिका में चले जाओ, अंटार्कटिका में चले जाओ, तो वहां पे -50, 60, 70, 80 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ माइनस होने नहीं भी होता है, फिर भी दिल्ली जैसे शहरों में 7-8 डिग्री टेम्परेचर पे ही लगता है कि हालत खराब हो गई। अगर माइनस में 80 चला जाए, 70 चला जाए, तो इंसान की तो ऐसे ही मौत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मृदा। मृदा से आप क्या समझते हैं? उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। मृदा कई प्रकार के होते हैं और आपने ऑलरेडी कई बार इन सब चीजों के बारे में पढ़ा भी है कि मृदा के प्रकार या फिर कौन सी मृदा में किस प्रकार की खेती होती है। तो जो भूमि होता है, जो जमीन होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम उपजाने की प्रक्रिया से होती है। मतलब आप किसी भी तरह की चीजों को उपजा लो, गेहूं, धान, मक्का, जो भी चीजें व्यक्ति खाता है। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में होंग हिंग चोंग जियांग तथा मिस्र में नील नदी, ये उपजाऊ मैदान है। ये चीन वाला नाम थोड़ा सा अजीब ही है, होंग हिंग चोंग चुंग। तो यहाँ पे चीन में तो आपको पता है ऐसे ही नाम होते हैं, चुंग चांग चिंग चुंग। और ब्रह्मपुत्र की बात कर ले, गंगा की बात कर ले, तो इनके जो समतल क्षेत्र हैं इसमें काफी अच्छी भूमि होती है, अच्छी मिट्टी होती है, जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं और यहाँ पे खेती भी बहुत ही बेहतरीन होता है। पॉइंट हमारा कहता है जल, वाटर के बारे में जान लेते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। देखिए, पानी भी दो प्रकार का है। पानी की कमी तो हमारी पृथ्वी पे है ही नहीं। इतना पानी है, इतना पानी है कि पूछो मत। लेकिन वो आम मनुष्यों के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लवणीय है, अर्थात वो सॉल्टी वाटर है, नमकीन है और उसको इंसान पी नहीं सकता है। तो इंसान ऐसे जगहों पे ज्यादा रहना पसंद करता है जहां पे मीठा पानी उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र होते हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले होते हैं। मतलब विश्व में ऐसे जगह पे लोग ज्यादा बसते हैं जहां पे मीठे पानी का स्रोत होता है, मीठे पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जगहों पर वो नहीं बसते जहां पे पानी नहीं है, तालाब नहीं है, झील नहीं है, नदी नहीं है, तो वहां पे वो पानी के बिना ही मर जाएंगे। तो ऐसे जगहों पे लोग जाना ही पसंद नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खनिज। खनिज से क्या समझते हैं? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे होते हैं। मतलब जहां पे खनिज, जमीन को खोद के कोयला हो गया, धातु में किसी प्रकार की चीजें हो गई, तांबा, लोहा, तो यहाँ जहां पे ये सारी चीजें प्राप्त होती है ना, यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा बस जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। हीरे मतलब जो डायमंड होता है, दक्षिण अफ्रीका में उसकी खान है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बसते हैं। यहाँ पे सोने चांदी का भी खाद्यान्न बहुत सारा है, इसलिए यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कारक। कारक से आप क्या समझते हैं? कारक क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहां भी उद्योग लगाया जाता है, जहां भी फैक्ट्री लगाई जाती है, जहां भी कारखाने लगाए जाते हैं, तो इससे क्या लाभ होता है? तो वहां के जो लोग होते हैं ना, उनको रोजगार प्राप्त होता है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। बड़ी संख्या कहने का मतलब है जहां पे आपको रोजी रोटी प्राप्त होगा, जहां पे आपको नौकरी प्राप्त होगा, वहां पे तो आप रहना पसंद करोगे ना। तो जहां फैक्ट्री वगैरह लगता है, कारखाने वगैरह लगते हैं, तो वहां पे लोग ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। जापान में ओसाका एक ऐसा ही जगह है और भारत में मुंबई भी एक ऐसा ही जगह है, जो मतलब यहाँ पे लोग ज्यादातर जाके अपने आजीविका की शुरुआत करते हैं, अपने नौकरी की शुरुआत करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल थे। कौन सा? जापान में ओसाका
और भारत में मुंबई। आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ के, खासकर बिहार यूपी के लोग, झारखंड के लोग कहाँ जाते हैं? यहीं जाते हैं, मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली। यहाँ पे जाके वो अपने आजीविका को ढूंढते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सांस्कृतिक कारक। अब देखिए, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहां पे जिस धर्म के लोगों के देवी देवता होते हैं ना, अब कुछ एग्जाम्पल बता दूं। अब जैसे कि मैं झारखंड में देवघर की बात कर लूं, तो वहां पे भी आपको बहुत, मतलब ज्यादा आबादी में लोग मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे देवी देवता और संस्कृति को लेके लोग वहां पे बसने की कोशिश करते हैं। वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन हो गया, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो धर्म और संस्कृति के लिए काफी फेमस है। अब वाराणसी जो है, वहां पे काशी विश्वनाथ है, भोले बाबा का मंदिर है, और भी बहुत सारे ऐसे, गंगा का घाट है। तो वहां पे लोग अपना घर बना के वहां पे रहने की कोशिश करते हैं, या जो नहीं घर ले सकते वो घूमने जाने की कोशिश करते हैं। तो ये घनी आबादी वाला क्षेत्र यहाँ से बन जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारक के बारे में। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, इनके लिए अत्यधिक घने बसे होते हैं। उदाहरण के लिए पुणे की बात कर लो। पुणे में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि वहां पे अब शहर है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा आवास है, अच्छी नौकरियां हैं, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा बसने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से, मतलब एक निश्चित समय के अंदर यदि जनसंख्या, पॉपुलेशन में बदलाव होता है, या उसके अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसे हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। विश्व की जनसंख्या स्थिर रही है, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें तो ये स्थिर कभी नहीं रही है। और जनसंख्या स्थिर रह भी नहीं सकती, क्योंकि लोगों का जीना, मरना, पैदा लेना और बूढ़ा होकर मरना, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह कई गुना बढ़ गई है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन में ऐसा माना जा रहा है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, इसलिए ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती थी, इसलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ता ही नहीं था। लेकिन आज के समय में ऐसी ऐसी दवाइयां, डॉक्टर सब हैं, और बहुत सारे खान पान की सुविधा है, जिससे लोगों की मृत्यु बहुत कम हो रही है और लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। पूरे विश्व की अगर हम बात कर ले, पूरे विश्व की छोड़ दीजिए, आप भारत की बात कर लीजिए। भारत में अलग अलग राज्यों में जनसंख्या दर के बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। ऐसे पूरे विश्व में जनसंख्या दर के बढ़ने की प्रक्रिया अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। मतलब पूरे विश्व में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से हमारे देश में हम उन चीजों को फील नहीं कर पाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, मतलब वहां जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। हाल में ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मृत्यु दर को कम किया गया है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रहा है। मतलब बूढ़े लोगों की मौत बहुत कम हो रही है, क्योंकि वो डॉक्टर से बार बार जाके दवाई वगैरह ले लेते हैं, 80-80, 90-90 साल जीते हैं, तो उनकी जनसंख्या भी बची हुई रह जाती है। इधर से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 8 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 5 नोट्स, जिसका नाम था मानव संसाधन, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।